गुजरात में लोग नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। एक नेतृत्व होता दूसरा नेतृत्व चाहिए, दूसरा नेतृत्व तीसरा नेतृत्व चाहिए, लेकिन एक गाइडलाइन पर नहीं चलते थे कोई। लेकिन वो नेगेटिव सोच रखते थे कि भी वोट डालेंगे तो वोट फैल जाएगा, ये पार्टी तो आने वाली नहीं है, ऐसी सोच गुजरात में रहती थी। और जो लोग नेतृत्व करते थे वो अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई, जब भी चुनाव आएगा तब वो लोग निकलेंगे बाहर, तब तक बैठे रहते हैं। लेकिन हमारे एमएलए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई संगठन ऐसा नहीं है कि साथ मिलकर सब चले, ऐसा गुजरात में सिचुएशन नहीं है। बातें सब बनाते, बात आके करेंगे कि हम ये करेंगे, उसको मिलेंगे, लेकिन बाद में फिर कुछ नहीं आता। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो हमारे दलित समाज के लिए नहीं है। बाबा साहब और जो रविदास जी के डेरे पे भी जाते हैं, वहाँ भी मत्था टेका है, लेकिन वो एक आडंबर किया है। वो हमारे प्रति कोई बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल सहिष्णुता नहीं है उनमें। वो सिर्फ आरएसएस के प्रखर वही थे, तो उसकी सोच वही है। जय भीम के नारे के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। और ऐसी प्रतिमाएं आप यूपी में जाएं तो आपको अमूमन हर गांव में कस्बे में ये देखने को मिल जाती है। लेकिन 6 दिन की गुजरात यात्रा में हमें ये मूर्ति दिखी है, ये तीसरे मूर्तियाँ, अभी तक हमें सिर्फ 3 मूर्तियाँ दिखाई दी हैं। और ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले के डॉक्टर अम्बेडकर चौक के नाम से मशहूर है। और यहाँ जो बस्ती है इसमें ज़्यादातर बहुजन आबादी रहती है, दलित बैकग्राउंड से आने वाले लोग रहते हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति है, इस तरफ आप देखेंगे तो जो घर हैं उन पे भी आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो तस्वीरें वो आपको नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर जय भीम लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा, लोगों ने गाड़ी पर जय भीम लिखा है। और ये नज़ारा मतलब मैं पिछले 6 दिन से काफ़ी मिस कर रहा था इस चीज़ को कि ऐसा क्यों नहीं है, क्यों जो यहाँ की दलित बहुजन आबादी है वो इस तरह से अपने आप के कल्चर के साथ, संस्कृति के साथ नहीं जुड़ पाती है। चुनावी माहौल में हम लोग निकले हैं, चुनाव यात्रा पर निकले हैं। जो गुजरात चुनाव यात्रा के दौरान बहुजन समाज की संस्कृति कहाँ है वो हमें यहाँ देखने को मिली है। संत रविदास महाराज का एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ मंदिर बनाया हुआ है और एक कल्चरल सेंटर, हम इसे कहीं मंदिर भी ना कहें, कि अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और विचारों से जुड़ते हैं। यहाँ पर लोग बैठें, एक दूसरे के विचारों को समझें। तो यहाँ मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊँगा। गुजरात में दलित आबादी के क्या मसले हैं, बहुजन जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं गुजरात को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। और ख़ासकर जो गुजरात में दलितों पर उत्पीड़न होता है और फिर वोट बैंक के तौर पर उनका इस्तेमाल होता है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ के लोकल कुछ साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये गुरु घर घुमा दूँ। आप देखेंगे संत रविदास महाराज ने, जिन्होंने जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत खूबसूरत संदेश दिए हैं और बार बार ये कहा है कि हमें जाति व्यवस्था को तोड़ना होगा। और इस समानता और बेगमपुरा का जो कॉन्सेप्ट है कि जहां न्याय और समता हो, सबको खुशियां मिले, वो संदेश देने वाले हमारे जो पुरखे हैं रविदास महाराज हैं। यहाँ तथागत बुद्ध हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएँ लगी हुई हैं। इनके अलावा जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुजन महापुरुषों के, महिलाओं के भी बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो चित्र लगे हुए हैं। कि आप देखें कि तथागत बुद्ध हैं, शंभुक ऋषि जो रामायण से अगर उनको जोड़े, उनको अगर सच माने तो उनका भी चित्र है। कबीर हैं, वाल्मीकि हैं, अच्युतानंद हैं, तुकाराम हैं, गुरु नानक हैं। और ये बहुत खूबसूरत ऐसी तस्वीरें हैं यहाँ पर अपनी संस्कृति, अपने पुरखों के संघर्ष को दिखाती हुई। साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले हैं, माता रमाई हैं, शाहू जी महाराज हैं, पेरियार साहब हैं, सम्राट अशोक हैं, बिरसा मुंडा हैं, नारायणा गुरु हैं, झलकारी बाई हैं और उधम सिंह हैं और कांशीराम साहेब हैं। बहन कुमारी मायावती की भी तस्वीर लगी है, भगत सिंह की भी तस्वीर लगी हुई है। तो ये अपने पुरखों की एक तस्वीर है, एक कहें कि ऊर्जा भरने का काम करने वाली है। बसपा का गुजरात में कैसा प्रदर्शन होता है, मान्यवर कांशीराम साहिब ने यहाँ बहुत कैडर कैंप किए हैं, काफ़ी एक समय पर आंदोलन किया है। बहन कुमारी मायावती भी लगातार गुजरात आती रही हैं। तो गुजरात में बसपा का भी क्या जनाधार है उस पर भी बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप सबको जय भीम। तो बलदेव जी हैं हमारे साथ में और बलदेव जी से हम बात कर रहे थे तो बलदेव जी बता रहे थे कि कांशीराम साहब के साथ आपने काम किया है। ज़रा कुछ बताइए, यादें उनके साथ कैसे काम किया था।
साहब जब गुजरात में आते थे तभी कैडर कैंप होते थे और सभी कैडर कैंप में हम साहब की हाजिरी मेरी रहती थी। हमारे बामसेब के सभी पुराने जो साथी थे सब वहाँ साहब के साथ बैठना उठना बातचीत करना रहता था। और जब साहब एक दफ़े आए थे इधर एक रैली बड़ी थी गुजरात में, जीप रैली रखी थी, तो पट्टन से वो जीप सारी निकल रही थी, बीच में एक एक्सीडेंट हो गया कलोल में। अच्छा। हाँ, तो साहब तो आगे गाड़ी साहब की चली गई थी, फिर इसमें 3 लोग एक्सपायर्ड हो गए थे। फिर साहब वहाँ अहमदाबाद में सर्किट हाउस में ठहरे थे। मेरे साथ में हमारा एक साथी थे हरजी भाई वनकर करके, तो हम दोनों जाके सर को मिले कि ऐसी घटना हुई है, अपनी जीप रैली का कार्यक्रम था, तो वो लोग आ रहे थे तो बीच में कलोल में एक्सीडेंट हो गया, 3 लोग अपने एक्सपायर्ड हो गए। तो साहब ने तुरंत अपने वहाँ से कहा कि जिसको जो इमरजेंसी था एक पेशेंट वो जिंदा था, तो उसको वो ज़्यादा इंजर्ड हुआ था, उसको अहमदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट किया था। तो अहमदाबाद हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद हमने साहब को बात बताई, तो साहब ने थोड़ी राशि दे दी, 50,000 रुपया कैश दे दिया उनके इलाज के लिए। फिर भी सर ने बोला कि अभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पैसा दूंगा, लेकिन उसका इलाज कराओ। और जो 2 लोग मर गए उसके बाद में अपन पट्टन जाके उनके श्रद्धांजलि सभा में कार्यक्रम रखेंगे, साहब ने बोला था। ये बलदेव जी जो किस्सा बता रहे हैं ना, मैं इसलिए कहता हूँ कि अपने लोगों के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि आप अच्छा रह सकें, अच्छा बोल सकें और आपके दमदार आवाज़ उठा सकें, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। और साहिब के साथ में जो काम करने वाले लोग थे, ये देखिए बलदेव जी चश्मदीद हैं, वो बता रहे हैं कि 3 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई और उन्होंने अपनी जान जो है वो मिशन के नाम की अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें अपनी कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए। जी सर। उन लोगों को फिर बाद में सर ने बोला कि साहब ऐसा हो गया, वो अहमदाबाद में जो एडमिट किया था वो लड़का भी एक्सपायर्ड हो गया था। इसके बाद सर ने बोला कि प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब उसका कार्यक्रम पट्टन में रखा, श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हुआ, साहब ने वहाँ हर 3 लोगों को 1,11,000 1,11,000 टोटल 3,33,000 रुपये दिए थे सर ने उनके परिवार को। वो आपस में चंदा करके वो सब दिया होगा। पार्टी ने दिया था, पार्टी ने 3,33,000 रुपये दिया था। तो ये जो बता रहे हैं बात बलदेव जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो मान्यवर कांशीराम साहिब ने गुजरात में एक समय काफ़ी काम किया, वो कैडर कैंप करते थे, मिशन कैंप करते थे, बसपा को भी आगे बढ़ाया उन्होंने यहाँ पर। आप बसपा के जब राजनीतिक उभार हो रहा था गुजरात में शुरू हो रही थी, तो उस समय कैसी स्थितियाँ थी? आप भी बता रहे थे कि आपके पास भी कोई बसपा की जिम्मेदारी थी। मैं गुजरात बसपा के प्रदेश प्रभारी के नियुक्त किया था गुजरात प्रदेश का। काफ़ी हमने डिस्ट्रिक्ट में सब जगह जाके लोगों को अवेयरनेस करने का, पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम किया था। लेकिन पार्टी में लोग कैसे है कि गुजरात में लोग नेतृत्व को एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। एक नेतृत्व होता दूसरा नेतृत्व चाहिए, दूसरा नेतृत्व तीसरा नेतृत्व चाहिए, लेकिन एक गाइडलाइन पर नहीं चलते थे कोई। इसकी वजह से पार्टी गुजरात में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाई। कोशिश तो काफ़ी की है, जब रिजल्ट आना था तब ऐसा कुछ हो रहा था। जो गुजरात के गांधीधाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ काफ़ी आबादी है और वहाँ हमको रिजल्ट मिलने की कोशिश थी। और एक अहमदाबाद में गुजरात के गोधरा, वहाँ उस साइड पे आदिवासी एरिया है, वहाँ से भी सीट मिलने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पार्टी के डिस्प्यूट की वजह से पार्टी को अच्छी तरह से नेतृत्व नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, इसकी वजह से पार्टी अच्छी तरह से नहीं चला पा रहे थे। गुजरात में बसपा सभी विधानसभा सीटों पे लड़ती है, चुनाव तो लड़ती है। और 2017 की अगर हम बात करें तो वोट शेयर बहुत कम था, 2 लाख के आसपास वोट मिले थे, यानी कुल 0.6% था, 1% वोट भी उनको नहीं मिला। तो बसपा का वोट परसेंट लगातार गिरता चला गया है, इसकी क्या वजह देखते हैं? इसकी वजह यही है कि हमारे लोग बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो नहीं करते। उनके बताई हुई ये जो पार्टी बनी है बहुजन समाज पार्टी, ये अपनी खुद की पार्टी है और अपने समाज के उत्थान के लिए उसकी काफ़ी वो जिम्मेदारी थी और लोगों को समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, लेकिन ये लोग है तो विचारधारा को साथ में जोड़ते ही नहीं थे। इसकी वजह से क्या है कि वो जब इलेक्शन आता था प्रचार प्रसार में जाते थे तो प्रचार प्रसार में ये लोग समझने की कोशिश नहीं करते थे कि भाई हमारा जो पार्टी खुद का है तो उसको वोट डालिए, लेकिन वो नेगेटिव सोच रखते थे कि भाई वोट डालेंगे तो वोट फैल जाएगा, ये पार्टी तो आने वाली नहीं है, ऐसी सोच गुजरात में रहती थी। तो बसपा जो अभी यहाँ से प्रत्याशी खड़ी करती है वो लोग उनके प्रति भी समर्थन दिखता है लोगों में बसपा की तरफ? समर्थन दिखता है लेकिन कम दिखता है बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करते हैं इधर जो बसपा की कार्यालय है स्टेट लेवल की, तो वो जब चुनाव आते तभी कार्यक्रम रखते हैं। अच्छा।
अभी सिचुएशन ऐसी हो गई, जब भी चुनाव आएगा तब वो लोग निकलेंगे बाहर, तब तक बैठे रहते हैं, नहीं तो चुनाव साल में बीच में कार्यक्रम लोगों से मिलना जुलना कुछ प्रोग्राम नहीं होता, इसकी वजह से हो रहा है। और जो लोग नेतृत्व करते थे वो अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते थे, इसकी वजह से बसपा गुजरात में नहीं चल पाई। साहब आपका क्या नाम है? मुलजी भाई, मुंशी भाई। मुलजी भी एम परमा। मुलजी भाई आप बसपा को देखते हैं यहाँ पर लड़ाई में कि बसपा जो है कोई लड़ाई में है यहाँ पे? बहुजन समाज पार्टी। उसमें मैं कुछ नहीं समझ पाते, मालूम भी नहीं। हिंदी नहीं समझ पाते हैं, अच्छा। तो यहाँ पे बहन जी के भी कार्यक्रम हुए हैं महसाणा में, क्योंकि आबादी तो ठीक ठाक है, दलितों की अच्छी खासी वोटर की संख्या है, काफ़ी आबादी है दलितों की। इधर वो आपके सामने वो आया था अभी एक लड़का, वो शेरवानी पहन के, वो पुराना कॉरपोरेटर था इधर इस एरिया का, नगर पालिका का। तो दलितों की स्थिति कैसी है यहाँ पर? मजबूत है या अभी भी मतलब वंचित हैं? मजबूत नहीं है। इधर क्या होता है कि जब भी कोई हादसा घटना होती है तब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन इनमें पूरा संगठन नहीं होता है। अंदर अंदर इसमें के कास्ट ज़्यादा है, अपने जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, तो इधर से 8 से 10 कास्ट अलग अलग पड़ती है। जैसे चमार होते हैं, बुनकर होते हैं, फिर ये वाल्मीकि बंगी लोग होते हैं, फिर उसको जो ढोल बनाते हैं बजाते हैं शादियों में, उसको रावत सेनमा बोलते हैं, वो अलग होते हैं। नाडिया समाज अलग होते हैं। फिर अपना जो ब्राह्मण का काम करता है कर्मकांड के, उसको बोलते हैं गौरव ब्राह्मण। अच्छा। हाँ, तो दलित ही होता है? दलित ही होता है सब। दरअसल वो ब्राह्मण दलितों के प्रोग्राम में जाते नहीं है, तो हमारे ही कुछ लोगों ने वो काम सीख लिया था, सीख लिया, और वो मनुवाद का ही प्रचार प्रसार करते हैं। उनको जब हम बात बताते बाबा साहब की, तो वो हमारे सामने ही आते हैं। अच्छा। समझने की कोशिश नहीं करते। अभी हमने बोला कि तुम बाबा साहब को पढ़ो, तुम महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ो, तुम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ो, तुम राष्ट्रमाता रमाबाई अम्बेडकर को पढ़ो, फातिमा शेख को पढ़ो, पता चलेगा कि तुम्हारी संस्कृति कौन सी है और कौन सी नहीं है। ऐसे समझाते हैं इन लोगों को। वो तो वो हिंदू कर्मकांडी करते होंगे, वो गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, वो सब करेंगे, उसी रास्ते पे ले जाते हैं। और अपने लोग हैं, स्वाभिमान और सम्मान नहीं है। वो चापलूसी और चमचागिरी करते हैं दूसरी पार्टियों में, उसको खुद को वहाँ उसका अपमान होता है, निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें सम्मान नहीं होता है। इसकी वजह से कोई भी पार्टी को वो चलाने में सक्षम नहीं हो रहे। अपनी खुद की पार्टी को अगर सारे लोग 7% चाहे गुजरात में रहे, लेकिन सब एक हो जाए, तो वो तुम्हारा सपोर्ट लेने के लिए आएगा और अपनी पार्टी को कुछ मिलेगा। जैसे आप पार्टी आई है, तो आप पार्टी में कोई जन आधार नहीं है गुजरात में अभी, लेकिन उसने अपनी कोशिश की है, जो मुद्दा उसने उपस्थित किया, उसी तरह से अभी जो प्रोग्राम सारे इलाके में रखा है, जितने दलित बस्ती है सब जगह उन लोगों ने प्रोग्राम रखा है, तो सारे लोग मेले की तरह उमड़ के आ रहे हैं कि भी तुम्हारा वो हम कार्ड दे रहे हैं, तुमको बिजली मुफ्त मिलेगी, तुमको आरोग्य मिलेगा, तुमको शिक्षा मुफ्त मिलेगी, तो सारे लोग उमड़ के आ रहे हैं। तो ऐसा प्रोग्राम हमारा भी होना चाहिए। और उसी बात, हाँ, आम आदमी पार्टी वाले तो आजकल बाबा साहब की तस्वीर भी लगाते हैं, तो बाबा साहब के नाम पे भी खूब जुटा, लेकिन वो अपना नहीं है, वो अपने नहीं है, वो बात भी सही है। वो अपने वोट बैंक लेने के लिए, पावर में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर अपना देखो पंजाब में क्या नतीजा आया। पंजाब में अब अपने लोग के 35 मुख्यमंत्री को हराया कांग्रेस की तरफ से जो बने थे, और फिर एक जो नॉन दलित को बनाया, और उसमें वोटर दलित ही थे, ज़्यादा दलित थे, और दलित ज़्यादा वोटर थे, तो फिर भी राज्यसभा में एक भी कैंडिडेट अपना नहीं भेजा उन लोगों ने। ये भी उन लोगों ने उसकी चाल से समझ में आता है कि वो अपने हित के लिए है या नहीं है। बलदेव जी, ये बात, आप तो मिशनरी हैं, आप समाज को देखते समझते हैं, क्या आम दलित जो हैं महसाणा के, उत्तरी गुजरात के आसपास के, वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं? उनको पता चल रहा है इसमें फ़र्क करना? अभी इसमें क्या है कि बहुत संगठन है बाबा साहब के नाम पर। दलित पढ़े लिखे के भी स्टूडेंट है ज़्यादा, वो भी है, लेकिन अपना अपना वो संगठन चलाते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी को कवर नहीं करते वो लोग। बिना आइडियोलॉजी तो कुछ चल नहीं पाएगा। बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने, आज अशोक विजयादशमी है, तो आज देखो पूरा मनुवाद उसी में लगा है, जिसके जो हमारे उसकी ज़रूरत नहीं है, उनके पीछे सारा चले जा रहा है। तो जो नेतृत्व करना, गाइडलाइंस करना और लोगों को समझाना, वो बाबा साहब का खाली जय जयकार करते हैं। 14 अप्रैल आती है, 6 दिसंबर आती है, फिर बात समाप्त हो जाती है, लेकिन उसकी बात को समझते नहीं है। नहीं तो बाबा साहब की हर घटना 365 दिन चलने वाली है अगर समझे तो, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते लोग। चलिए, ये तो विचार वाली बात होगी, बहुत ज़रूरी। अच्छा, मेरे को लगा आपसे बात करके। अगर हम राजनीति की बात करें, तो राजनीति में आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि दलितों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी कांग्रेस के, कभी आम आदमी पार्टी को भी विकल्प के तौर पे देख रहे हैं।
तो इस बार के चुनाव में दलितों की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या वो कुछ बदलाव है या फिर वही ढर्रे पे चलता रहेगा सब? बदलाव तो क्या है कि अभी जो पूरा पार्टी इधर तो 3 चलती है, अभी ये नई पार्टी अभी आ गई है, आप पार्टी। अपनी पार्टी का तो कोई है ही नहीं, कुछ कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई किसी को मिलते नहीं है, इसीलिए वो अपनी पार्टी को तो भूल जाए गए हैं सब लोग, बराबर। अभी बीजेपी में जो लोग हैं ना, वो तो उनमें जो गुलामगिरी करते हैं। और दूसरा आधार विकल्प कांग्रेस का, तो कांग्रेस में तो क्या है कि अभी बिकाऊ हो गई पार्टी। आज देखो कितने एमएलए चले जाते हैं, जीतने के बाद बीजेपी में चले गए। बीजेपी में चले जाते हैं, तो फिर क्या करने का। और हम कांग्रेस करते तो कांग्रेस ने तो ये बेड़ा गर्म कर दिया हमारे समाज का, ये हालत होके खड़ी हो गई है। तो अभी क्या, दलितों की कोई सिचुएशन नहीं है अच्छी इधर, और कोई सोच भी नहीं है कि भाई हमारी कुछ पार्टी के हमें क्या करना चाहिए। क्या जी हमारे जो एमएलए है वो अपने सम्मान और स्वाभिमान से समाज के हित के लिए कोई बात रजूत नहीं कर सकता, न विधानसभा में अपनी बात उठाता है, न पार्लियामेंट में अपनी बात उठाता है। काशीराम साहब जिनके साथ आपने काम किया, ऐसे लोगों को क्या कहते थे वो? काशीराम साहब तो यही कहते थे कि अभी पावर में आना जरूरी है, और पावर में आने के लिए संगठित होना जरूरी है। चमचा यो किताब लिखे थी। किताब साहब ने लिखे थे, और साहब ने तो बड़े सम्मान और स्वाभिमान से दिखाया था। उनके सम्मान और स्वाभिमान की वजह से तो देखो दिल्ली में वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इन लोगों को अपनी बात रखी, उनकी बात नहीं एक्सेप्ट की, अपनी बात रखकर पार्टी को यूपी में बेन जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो इस बार आप नरेंद्र मोदी को कैसे देख रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री हैं और बार बार वो दलित के पक्ष में बात करते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, उनके स्मारकों पे जाते हैं, खुद को बोलते हैं दलित, मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, दलित बैकग्राउंड से आता हूँ, ओबीसी बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो हमारे दलित समाज के लिए नहीं है, ऐसा कर दिया है उसने। पूरा जो बाबा साहब के नाम पर इस्तेमाल किया है, बाबा साहब और जो रविदास जी के डेरे पे भी जाते हैं, वहाँ भी मत्था टेका है, लेकिन वो एक आडंबर किया है। वो हमारे प्रति कोई बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल सहिष्णुता नहीं है उनमें। वो सिर्फ आरएसएस के प्रखर वो वही थे, तो उसकी भी सोच वही है जो हमारे लोगों के लिए नहीं है, हमारे अहित के काम के लिए वो है। उसने कोई काम हमारा नहीं किया है। ऊपर से दलितों पर इतना, उनके गुजरात में प्रधानमंत्री होते हुए भी बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, जैसे ऊना कांड हुआ है, फिर ये दूसरा सौराष्ट्र में ज़्यादा बना है, सौराष्ट्र में मूछ रखने पे, घोड़ी रखने पे मारा गया, रखने पे, अभी मोरबी में जय भीम बोलने पे। महसाना डिस्ट्रिक्ट जो प्रॉपर उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी घटनाएं बहुत बनती है। यहाँ भी मूछ रखने पे मारा जाता है, घोड़े पे बैठने से उतार दिया जाता है। शादी में कई गांव ऐसा है ढोल नहीं बज सकता, कई गांव आज ऐसा है अच्छे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकते। अपनी बड़ी बाइक या कुछ तो उसमें बाबा साहब के फोटो लगाई हो तो भी निकाल देते हैं। ऐसी बहुत घटना है उनके महसाना डिस्ट्रिक्ट में ही ये हो रहा है। महसाना डिस्ट्रिक्ट, हाँ, पूरे गुजरात में तो हो रहा है, लेकिन महसाना डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। गाँव में आज भी छुआछूत और वो ज़्यादा है। हाँ, तो इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कौन जीतेगा? किसकी सरकार गुजरात में बन सकती है? गुजरात में तो अभी ये सारे मतदारों पर ही उसका जो रहेगा, लेकिन लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, गरीबी से परेशान है, पढ़ाई से परेशान है। बहुत ही प्रॉब्लम तो है लोगों का, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम बहुत डाउन हो गया है। किस तरह से अपना घर का बजट भी अस्त व्यस्त हो गया है इस महंगाई की वजह से। इसमें खास करके दलित समाज के लोगों को तो कोई अवकाश है ही नहीं। अभी मैं आपको बता दूं तो रोजगारी के माध्यम से तो हमारे इधर 7% है शेड्यूल कास्ट के, तो पीएसआई की एक रिक्रूटमेंट थी, तो इसमें 7% के हिसाब से 21 लोगों को रिक्रूटमेंट करना चाहिए, तो एक ही आदमी को रिक्रूटमेंट किया, 20 को नहीं किया उन लोगों ने। अच्छा, उनका आरक्षण खा गए। आरक्षण खा गए, ऐसा है। और ईडब्ल्यूएस का पूरा बेनिफिट वो ले रहे हैं, पूरा परसेंटेज वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी नुकसान हो रहा है समाज को। लेकिन हमारे एमएलए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, कोई संगठन ऐसा नहीं है कि साथ मिलकर सब चले, ऐसा गुजरात में सिचुएशन नहीं है। सब अपने अपने नेतृत्व करके आते हैं, लेकिन ये कोई घटना बनती है, कुछ होता है तो उसी वक्त इकट्ठा होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेनी और उसको चलाने के लिए कोई खड़ा नहीं रहता। बातें सब बनाते हैं, बात आके करेंगे कि हम ये करेंगे, उसको मिलेंगे, लेकिन बाद में फिर कुछ नहीं आता। ये बलदेव साहब ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि किस तरह से दलितों की आबादी 7.5% है, लेकिन उसके कोई अपने नेता नहीं हैं, उनके हित की बात करने वाले लोग नहीं हैं।
जो चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बन सकें और अपने जो समाज के हित हैं उनके लिए कोई कहें कि कदम उठा सके, कोई एक स्टैंड ले सके, वैसा नज़र नहीं आता। परेशान ज़रूर हैं। यहाँ पर दलित आबादी का भी दर्द हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव में जो एक लीडरशिप क्राइसिस है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। बलदेव साहब ने बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं और बसपा के बारे में भी इन्होंने कई बातें बताई हैं। इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर लिखें, आप अपनी राय हम तक पहुँचाएँ। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी गुजरात मॉडल में दलितों की असली स्थिति के बारे में समझने में, अपनी राय बनाने में आसानी हो सके। तो इस वीडियो को मैं आपको महसाणा के अंबेडकर चौक से दिखा रहा हूँ और इसे रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।